हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर इन पीएचपी कि जब हम पीएचपी में कोड करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली डन, तो किस तरीके से जो है हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर रखते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब भी आप HTML या फिर CSS में जब भी आप वर्क करते हो डन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ ओनली प्रैक्टिस कर रहे होते हो। ओके, आपके पास कोई बिग एप्लीकेशन नहीं होती है या कोई बिग कोड नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक तरीके से एक या दो फाइल में ही वर्क कर रहे होते हो। बट जब आप पीएचपी में वर्क करते हो या फिर आप कोर पीएचपी कह सकते हो, लारावल कह सकते हो, या पे कोई भी आप जो केक पीएचपी है वो कह सकते हो, तो जब भी इन पे आप वर्क करते हो किसी भी फ्रेमवर्क पे, तो वहां पे आपके पास जो है वो कोड जो है वो लाइंस ऑफ कोड हो जाता है। लाइक कि एक फाइल है आपके पास, उसके अंदर 100 के लाइंस ऑफ कोड है, या फिर ओवरऑल आपके पास जो है वो 100 फाइल है डन। तो उन सारी फाइल्स को आपको मैनेज करना होता है। अब उन सारी फाइल को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और उसी को हम कहते हैं बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर। किस तरीके से जो हम फोल्डर बनाएंगे, कहाँ पे CSS रखेंगे, कहाँ पे HTML रखेंगे, कहाँ पे PHP का कोड रखेंगे, कहाँ पे अपने बिजनेस लॉजिक रखेंगे, कहाँ पे जो हम अपना DB कनेक्शन रखेंगे, वो सारी सारी चीजें जो है उसमें प्रॉपरली सेट करते हैं। देन आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन के ऊपर कि जो भी मैंने आपको बताया, अब फोल्डर स्ट्रक्चर इन पीएचपी डिफाइन हाउ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर ऑर्गेनाइज इन प्रोजेक्ट डन। तो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स है और जितनी भी आपकी डायरेक्टरीज है, मतलब कि फोल्डर्स, तो वो किस तरीके से जो है वो आप उसमें रखोगे, ऑर्गेनाइज करोगे डन। हो सकता है कि आपको कोई फाइल जो है वो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही रखनी हो। जस्ट लाइक जितनी भी HTML फाइल है वो आपके एक फोल्डर के अंदर आ जाएगी, और जितनी भी CSS फाइल है वो आपके एक फोल्डर के अंदर आ जाएगी, जितने भी आपके बिजनेस लॉजिक है वो एक फाइल के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम जो है वो फाइल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये हेल्प क्या करता है, इट हेल्प डेवलप कीप कोड क्लीन। तो ये क्या करता है कि जितना अपना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज होगा, जितनी अपनी फाइल्स जो है वो ऑर्गेनाइज होगी, उतना ही अपना कोड क्लीन होगा। क्योंकि जब भी कोई नया डेवलपर आएगा या जो डेवलप आप भी कर रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपको पता होगा कि कौन सा लॉजिक मेरे को कहाँ मिल सकता है, कौन सी फाइल मेरे को कहाँ मिल सकती है, फ्रंट एंड का कोड कहाँ मिल सकता है, बैक एंड का कोड कहाँ मिल सकता है। तो वो सारी सारी चीजें जो है वो एकदम से कोड जो आपका है वो क्लीन रहेगा। स्केलेबल एंड इजी टू मेंटेन। अब इसको आप स्केलेबल कैसे बना सकते हो कि आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके एटलीस्ट आप मान सकते हो कि आपके पास 200 मॉड्यूल है डन। अब हर एक मॉड्यूल के अंदर आपके पास CRUD है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। तो आपके पास हर एक में CRUD है, आपको CRUD करना है, तो आप 4 into 200 मतलब कि आपके पास 800 पेजेस हो गए। अब 800 पेजेस को आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, वो आप कर सकते हो फोल्डर स्ट्रक्चर की मदद से डन। विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर कोड बिकम मेसी, हार्ड टू डिबग और डिफिकल्ट टू स्केल। इफ केस यदि आप जो है वो कोड को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं करते हो, तो आपको क्या क्या इशू फेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट फेज होगा आपको कोड बिकम्स मेसी, मतलब कि आपका जो कोड है वो बहुत मेसी हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा लॉजिक कहाँ चल रहा है, कौन सी फाइल कहाँ से कॉल हो रही है, सब कुछ जो है मिक्सअप हो जाएगा। हार्ड टू डिबग। अब हार्ड टू डिबग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोड करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हर एक चीज को डिबग करते हैं। मतलब कि कई बार जो है हमारे प्रोजेक्ट में एरर आ जाती है, उस एरर को डिबग करने के लिए हम जो है कोड पूरा पूरा रीड करते हैं। कई बार हम फंक्शन को कमेंट आउट करते हैं, कई बार हम लाइंस ऑफ कोड को कमेंट आउट करते हैं, कई बार हम लाइंस ऑफ कोड के अंदर जो है वो इको प्रिंट करा के देखते हैं कि वहां पे प्रिंट एफ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वहां पे हम जब डिबग करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हमें पता ही चलेगा कि कोड का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से चल रहा है डन। उसके बाद आ जाता है हमारा डिफिकल्ट टू स्केल। अब स्केल का मतलब यहाँ पे ये है कि जस्ट लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आपके पास 200 मॉड्यूल है, यदि आपने इसका जो कोर है वो भी प्रॉपर नहीं सेटअप करा है, मतलब कि जो कोर कोड है या कोर जो आपका प्रोजेक्ट का मेन कोर है वो यदि आपने प्रॉपर सेटअप नहीं करा, तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। जस्ट लाइक कि आपको 20 मंजिल की एक बिल्डिंग बनानी है, बट आपकी जो नींव है वो 5 मंजिल तक ही आपकी जो है वो स्टेबल रह सकती है। तो उसके बाद यदि आप 20 मंजिल बना भी देते हो तो आप वो कभी भी गिर सकती है। तो सेम लाइक टेक में भी यही होता है कि आपने प्रोजेक्ट बना दिया, बट जैसे डाटा का ओवरलोड आया या डाटा बहुत ज्यादा आया या उस पर यूजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आया, आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश कर जाएगा डन। देन हम देख लेते हैं वाई फोल्डर स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, कि हमको फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों करना चाहिए डन। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। अब ये क्या करता है कि आपकी जो कोड रीडेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव करता है,
कि आपको पता होता है कि कहाँ कौन सा कोड लिखा हुआ है, कहाँ कौन सा कोड पड़ा हुआ है, कहाँ हमारी HTML फाइल पड़ी हुई है, कहाँ CSS फाइल पड़ी हुई है। तो सारी सारी चीज जो है वो आपको इजीली पता होती है। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मेक कोड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो क्या है कि एक ही आपके पास स्ट्रक्चर्ड कोड, स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो आपका जो कोड है वो इजी और अंडरस्टैंडेबल होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मेक टीम वर्क इजीली। अब यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है वो एक कॉर्पोरेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट जब आप BCA या MCA करने के बाद या फिर आप BTech करने के बाद कभी भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, तो वहां पे क्या होता है कि आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसके ऊपर 10 जने आपके वर्क कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक एक मैनेजर होगा, उसके अंदर दो सीनियर डेवलपर होंगे, उसके अंदर दो जूनियर होंगे, दो जो फ्रंट एंड वाले होंगे, दो जो बैक एंड वाले होंगे, एक डिजाइनर होगा, एक SEO वाला होगा। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, टीम वर्क करता है, टीम वर्क। ओके, तो अब टीम वर्क में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज फॉर्म लेके चलना होता है, कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया है, या फिर कंपनी का, कई बार कंपनी का फॉर्मेट होता है, कई बार फ्रेमवर्क का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो कंपनी का भी फॉर्मेट होता है कई बार, और कई बार फ्रेमवर्क का भी फॉर्मेट होता है। जस्ट लाइक कि हम लारावल यूज करेंगे तो वो MCV यूज करता है, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद कुछ दूसरी जो लैंग्वेज है वो अपना अपना जो है पैटर्न यूज करती है, बट कुछ कंपनीज का अपना खुद का एक पैटर्न होता है कोडिंग करने का, वो यूज करती है ऑल ओवर डेवलपर के लिए। तो वहां पे जो है हमें वो टीम वर्क के अकॉर्डिंग चलना होता है। हेल्प इन डिबगिंग, तो इजीली आप डिबग कर सकते हो, ये आपने स्ट्रक्चर्ड कोड लिख रखा है तो। सपोर्ट स्केलेबिलिटी, आप प्रोजेक्ट को बड़ा बना सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कहाँ पे बग आ सकता है, आपने कोड जो है वो स्टेबल बना रखा है। देना चाहता है सेपरेट लॉजिक एंड डिजाइन। तो ये क्या करता है कि जितने भी आपके जो HTML CSS JS एंड जो जितनी भी आपकी PHP फाइल होती है वो सारी सारी सेपरेट रहती है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, गिव्स बिजनेस लॉजिक इन PHP सेपरेट फ्रॉम डिजाइन HTML CSS JS फॉर क्लीन प्रोजेक्ट। तो आपके जितना भी जो PHP का लॉजिक होता है, जितना भी आपका जो लॉजिकल पार्ट होता है वो आपका सेपरेट रहता है, जितना भी HTML का पार्ट रहता है वो आपका सेपरेट रहता है, जितना भी CSS का पार्ट है वो सेपरेट रहता है, और जितना भी आपका JS का पार्ट है वो भी सेपरेट रहता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम कोर PHP में किस तरीके से जो है वो फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर का नाम आ जाएगा नेम ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक फाइल होगी index.php रन फर्स्ट। तो जो index.php होगी वो ही फाइल आपकी जो है वो सबसे पहले रन होगी। उसके बाद आपकी कॉन्फ़िग फाइल आ जाएगी, उसके बाद इंक्लूड्स आ जाएंगे, उसके बाद एसेट आ जाएंगे, उसके बाद पेजेस आ जाएंगे और अपलोड्स हो जाएंगे। अपलोड में जितनी भी फाइल्स आप अपलोड करोगे वो आ जाएंगे। पेजेस में आपके सारे सारे पेजेस हो जाएंगे, जस्ट लाइक अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, वो सारे सारे। एसेट में आपके आ जाएंगे इमेजेस, CSS एंड JS। डन। कॉन्फ़िगरेशन में आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, एंड आपके जो कॉन्स्टेंट है वो सारे के सारे, और PHP से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी सारी इसमें आ जाएगी। विथ डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में आ जाएगी। और ये आपका जो है वो रूट आप इसको कह सकते हो। और यहाँ पे जो एसेट है, पेजेस है, और इसके बाद इंक्लूड्स आ जाएंगे। तो इंक्लूड्स में क्या होगा कि आपके कुछ कुछ जो कंपोनेंट्स आप बना सकते हो, तो आप डायरेक्टली जो है वो index.php में यूज कर सकते हो, एंड पेजेस में भी आप जो है वो यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हम PHP कोर PHP में हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देन हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच फोल्डर। डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो index.php मेन एंटिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट फर्स्ट फाइल डेट रन व्हेन वेबसाइट लोड। तो सबसे पहले आपकी कौन सी फाइल लोड होती है PHP में, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि व्हेन फॉर PHP प्रोजेक्ट लोड विच फाइल लोड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी index.php होती है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम लोड होती है फर्स्ट में। और कॉन्फ़िग के अंदर आपका स्टोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एग्जांपल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो गए और ऐप सेटिंग हो गई। डन। इसके बाद आपके इंक्लूड्स में आ जाएगा रियूजेबल PHP फाइल, जो आपको बार बार यूज करनी है। जस्ट लाइक मैंने आपको कंपोनेंट के बारे में बताया कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, नेव बार हो गया, जो आपको बार बार हर एक जगह पे यूज करना है। उसके बाद एसेट स्टैटिक फाइल्स लाइक CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, इमेजेस हो गई, ये सारी सारी जो फाइलें हैं वो आपकी किसके अंदर आ जाएगी, एसेट के अंदर। तो इसमें भी आप जो है वो सब फोल्डर के अंदर आप जो है वो आगे जो फाइल है वो ऐड करोगे। जस्ट लाइक आपने CSS के अंदर सारी CSS फाइल यूज करी, उसके बाद JS के अंदर सारी JS फाइल, और इमेजेस के अंदर सारी सारी इमेजेस। उसके बाद पेजेस देख लेते हैं हम, कंटेंट और वेबसाइट पेजेस। जितने भी आपके वेबसाइट के पेजेस होंगे
जस्ट लाइक होम, अबाउट, कंटेंट, उसके बाद भी प्राइवेसी पॉलिसी, तो वो सारे सारे जो है वो पेजेस के अंदर आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अपलोड्स, स्टोर अपलोडिंग फाइल। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको जस्ट लाइक आप स्टूडेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्टूडेंट डाटा के लिए, तो आपको वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट की प्रोफाइल भी अपलोड करनी होगी, आप स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, अपलोड्स फोल्डर। डन। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पूरा पूरा फाइल स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारी तरफ से एडवांस एक चीज है कि जब भी हम लारावल पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं, एमवीसी पैटर्न यूज करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये बेसिकली पीएचपी से काफी अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब एक्चुअल में पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है लारावल, उसी के अंदर का कॉन्सेप्ट है, पर पीएचपी से बहुत अलग है। एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, कि आपकी जितनी भी क्वेरी डाटाबेस से रिलेटेड जो वर्क होता है वो मॉडल में चला जाता है, आपका जितना भी जो HTML या फिर जो फ्रंट एंड का वर्क होता है वो व्यू में चला जाता है, और जितना भी आपका बिजनेस लॉजिक का वर्क होता है वो कंट्रोलर में चला जाता है। तो इसका कुछ प्रोजेक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐप, उसके अंदर कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यू, उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के अंदर index.php एसेट्स मिल जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, राउट्स और स्टोरेज। डन। तो जब हम लारावल पढ़ेंगे तो एमवीसी जो है वो पूरा पैटर्न क्लियर करेंगे, उसके रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एमवीसी क्या होता है, एमवीसी को क्यों यूज करा जाता है, एमवीसी किस तरीके से वर्क करता है, एमवीसी के अंदर राउट्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूआरएल कॉल होते हैं, किस तरीके से जो है वो पीएचपी कंट्रोलर को मैनेज करता है, कंट्रोलर किस तरीके से व्यू के पास डाटा पास करता है, या फिर कंट्रोलर को यदि नीड होती है तो वो मॉडल को कैसे कॉल करता है, रिलेशनशिप कैसे होती है, वो सारी सारी चीजें हम जब लारावल पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्लो, हाउ इट्स वर्क। डन। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक यूजर होता है, जस्ट लाइक आप और मैं। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी क्रोम पे जाएंगे, कोई भी एक वेबसाइट सर्च करेंगे, कुछ भी सर्च करेंगे, लाइक कि मेरे को कुछ भी आईफोन खरीदना है, मेरे को कुछ भी बाई करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा, मैं कुछ भी डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक यूआरएल पेस्ट करा। अब वो यूआरएल क्या करेगा, सर्वर के ऊपर हिट करेगा, index.php फाइल को लोड करेगा, index.php फाइल क्या करेगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। डन। कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे जो रिक्वेस्ट आई है उसमें ये चीजें हैं और मेरे को वो चीजें चाहिए। वो क्या करेगा, मॉडल करेगा फेच डाटा। तो कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को ये डाटा निकाल के दे। देन मॉडल क्या करेगा, व्यू डिस्प्ले आउटपुट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से जो है वो पूरी चेन चलेगी। डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूजर है, फर्स्ट इनपुट यूजर है, सेकंड php डॉट इंडेक्स डॉट php है, थर्ड कंट्रोलर है, फोर्थ मॉडल है और व्यू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डाटाबेस वापस कंट्रोलर को भेजता है और कंट्रोलर जो है वो व्यू को भेजता है। एक्चुअल में कुछ इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने डायरेक्टली बता दिया है कि डाटाबेस का काम खत्म होने के बाद क्या होगा, वापस से कंट्रोलर के पास आएगी रिक्वेस्ट और कंट्रोलर जो है वो व्यू को, मतलब कि आपको आउटपुट दे देगा कि आपका जो है वो सारा सारा काम खत्म हो गया है और ये आपका आउटपुट है। तो इस तरीके से हमको जो है वेबसाइट का आउटपुट मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।